जब से कुमार साहब ने ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी लेकर नैनीताल जाने का मन बनाया था, तब से ही सरला जी परेशान थी। उन्होंने पति को टोका भी था। अजी, पूरी जवानी तो हमने घर में ही काट दी, अब भला बुढ़ापे में कहाँ घूमने जाएंगे। अरे भाई, ये किस डॉक्टर ने कहा है कि जवानी में ही घूमना चाहिए, बुढ़ापे में नहीं। कुमार साहब भी तपाक से बोले। सरला जी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर कुमार साहब बड़े चिंतित थे। उन्होंने कई डॉक्टरों को भी दिखाया। सभी ने एक ही बात कही थी कि दवा के साथ साथ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम की भी ज़रूरत है। काफ़ी सोच विचार के बाद कुमार साहब ने 2 महीने नैनीताल में रहने का प्रोग्राम बनाया था कि इस बहाने कुछ समय के लिए ही सही शहर के प्रदूषित वातावरण से मुक्ति मिलेगी और साथ ही घर के झमेलों से दूर रहकर सरला जी को आराम भी मिलेगा। कुमार साहब का कोई लंबा चौड़ा परिवार नहीं था। 2 बेटे थे, दोनों ही इंजीनियर थे जो बड़ी कंपनियों में काम करते थे। शादी के बाद अपनी प्राइवेसी के नाम पर दोनों ने ही अपने अलग अलग आशियाने बना लिए थे। शायद ये घर उन्हें छोटा भी लगने लगा था। वैसे भी एक गली के पुराने घर में रहना उनके स्तर के अनुकूल नहीं था। जब से बेटे अलग हुए तब से ही सरला जी का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता ही जा रहा था। सरला जी ने अपने बच्चों को लेकर ढेर सारे सुनहरे सपने बुन रखे थे, पर बच्चों के जीवन में शायद अपने माँ बाप के लिए कोई जगह ही नहीं थी। कुमार साहब तो किसी तरह बच्चों से दूरी को सहन कर गए थे, पर सरला जी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। बच्चों के व्यवहार ने सरला जी के सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया था। महीने में 1-2 बार बच्चे उनसे मिलने आते थे और कुछ देर बैठकर औपचारिक बातें करके चले जाते थे। इसी तरह समय बीतता गया। बच्चों से मिलना जुलना अब पहले से भी कम हो गया था। इसी बीच वे एक पोते और एक पोती के दादा दादी भी बन गए। दोनों बहुएं काफ़ी पढ़ी लिखी थीं। उन्होंने भी अपने लिए नौकरी ढूंढ ली। अब तक तो वे लोग बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे थे, पर नौकरी करते ही अब पहली बार उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा था कि उन्हें माँ बाबूजी से अलग घर नहीं बसाना चाहिए था। माँ घर में होती तो कम से कम बच्चों को तो संभाल लेती और दोनों बहुएं निश्चिंत होकर नौकरी कर पाती। नौकरी शुरू करते ही बड़ी बहू नंदिता तो एक दिन अपने बेटे गौरव को लेकर सास के पास पहुंच भी गई। बहू पोते को देखकर सरला जी तो निहाल ही हो गई। अमित नहीं आया? उन्होंने शिकायती लहजे में बहू नंदिता से पूछा। क्या करूं माँ जी, उन्हें तो दिन भर ऑफिस के कामों से ही फुर्सत नहीं है। कितने दिन से कह रही थी मैं उनसे कि मेरी माँ बाबूजी से मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है, ऑफिस से जल्दी आ जाना, पर आ ही नहीं पाते। आखिर परेशान होकर मैं अकेली ही गौरव को लेकर आ गई। बहुत अच्छा किया बहू, गदगद स्वर में सरला जी बोली और गौरव को गोद में बिठाकर खिलाने लगी। माँ जी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैंने नौकरी कर ली है, नंदिता ने कहा। हाँ बेटी, बात तो खुशी की ही है। भला हर किसी को नौकरी थोड़े ही मिलती है। जो नौकरी करने लायक होता है उसे ही तो मिलती है। मेरी बहू इतनी काबिल है तभी तो उसे नौकरी मिली, सरला जी ने खुश होते हुए कहा। तो नंदिता बोली, पर माँ जी एक समस्या है, अब गौरव को तो आपको ही संभालना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि आप और बाबूजी हमारे साथ ही रहें। इस घर को अब किराए पर दे देंगे। नंदिता की बात सुनकर सरला जी थोड़े उदास स्वर में बोली, नहीं बेटी, ये तो संभव नहीं है। इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। इस घर में मैं ब्याह कर आई थी, इसी घर में मेरी गोद भरी थी। इस घर के कोने कोने में मेरे अमित और विजय की किलकारियाँ गूंजती हैं। इसी घर में तुम और स्मिता बहू बनकर आई थी और ये घर खुशियों से भर गया था। अकेली होने पर यही यादें मेरा सहारा बनती हैं। इस घर को मैं नहीं छोड़ सकती। सरला जी ने साफ मना किया तो नंदिता बोली, ठीक है माँ जी, फिर मैं ऑफिस जाते समय गौरव को यहाँ छोड़ जाया करूँगी और लौटते समय ले जाया करूँगी। ये ठीक रहेगा, सरला जी ने अपनी सहमति देते हुए कहा। हालांकि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी, पर वो अपने एकाकी जीवन से बहुत ऊब चुकी थी। अब दिन भर नन्हा गौरव उनके साथ ही रहेगा, इस कल्पना मात्र से ही वो बहुत खुश थी। जब कुमार साहब को इस बात का पता चला कि दिन भर गौरव की देखभाल सरला जी करेंगी,
तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। इसीलिए वो झुंझलाकर बोले, जिम्मेदारी लेने से पहले अपनी सेहत को तो देखा होता। दिन भर एक छोटे बच्चे को संभालना कोई आसान काम है क्या? अपने बच्चे हैं जी, अपने बच्चों के हम ही काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? सरला जी ने पति को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। तुम क्या समझती हो, गौरव यहाँ रहेगा तो क्या मुझे अच्छा नहीं लगेगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, पर मुझे दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे ये स्वार्थी बेटे बहू काम पड़ने पर तो अपने बन जाते हैं, पर काम निकलते ही पराये हो जाते हैं। कुमार साहब बोले तो सरला जी ने चुप रहने में ही भलाई समझी। जैसे ही छोटी बहू स्मिता को पता चला कि गौरव दिन भर माँ जी के पास रहा करेगा, वैसे ही उसने भी अपनी बेटी पिंकी को वहाँ छोड़ने का फैसला कर लिया। 2 दिनों बाद से ही गौरव और पिंकी पूरा दिन अपनी दादी के साथ बिताने लगे। सरला जी का पूरा दिन उन दोनों के छोटे छोटे कामों में कैसे निकल जाता था, उन्हें पता ही नहीं चलता था। कुछ महीने तो हंसी खुशी से बीत गए, पर जैसे जैसे वे बच्चे बड़े होते जा रहे थे, सरला जी की समस्याएं बढ़ती जा रही थीं। अब बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते तो थे ही, पूरे घर को भी अस्त व्यस्त कर देते थे, जिसे फिर से जमाने में सरला जी को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। सरला जी अपनी परेशानियों को कुमार साहब से छिपाने की लाख कोशिश करती, पर उनसे कुछ छिपा नहीं रहता था। एक दिन वे ऑफिस से लौटे तो देखा कि सरला जी के पैर में पट्टी बंधी थी। क्या हुआ पैर में? कुछ परेशान होते हुए उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, सरला जी ने बात टालने की कोशिश की, पर तभी पास खेलती हुई पिंकी तुतलाती आवाज़ में बोली, दादाजी, गौरव भैया ने ताज का गिलास तोल दिया। दादी माँ ताज उठा रही थी, तभी इनके पैर में ताज लग गया। दादाजी, आप गौरव भैया तो डांटिए, वो बहुत छलालती है। दादी माँ तो बहुत तंतलता है। पिंकी गौरव की शिकायत लगाते हुए लाड़ से दादाजी के गले में झूल गई। पिंकी की प्यारी प्यारी तुतलाती बातें सुनकर कुमार साहब मुस्कुरा दिए। और तू भी अपनी दादी माँ को तंग करती है? उन्होंने कहा तो वो तुरंत नाव में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं तभी इन्हें परेशान नहीं तलती। मैं तो हमेशा दादी माँ के ताम में मदद ही तलती हूँ, भले ही आप पूछ लो दादी माँ छे। अभी कुमार साहब और सरला जी पिंकी की इन प्यारी प्यारी बातों का आनंद उठा ही रहे थे कि तभी अंदर से गौरव के चिल्लाने की आवाज़ आई। अरे क्या हुआ? कहती हुई सरला जी लड़खड़ाती हुई दूसरे कमरे में भागी। गौरव वहाँ आंखों में आंसू भरे अपने पैर को पकड़कर बैठा था। क्या हुआ बेटा? सरला जी ने उसे पुचकारते हुए पूछा। दादी माँ, मैं तो स्टूल पर चढ़कर अलमारी से खिलौना निकाल रहा था, पर पता नहीं स्टूल कैसे खिसक गया और मैं गिर पड़ा। गौरव ने सफाई देते हुए कहा। पैर पकड़े क्यों बैठे हो बेटा? क्या पैर में चोट लग गई? हाँ दादी माँ, पैर मुड़ गया है। पैर को और जोर से पकड़ते हुए वो बोला। सरला जी ने गौरव को खड़ा करके चलाने की कोशिश की, पर दर्द काफ़ी था, वो चल नहीं सका। लगता है गौरव के पैर में मोच आ गई है। सरला जी ने कुमार साहब को बताया तो वे उसे लेकर तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। मन ही मन वे झुंझला रहे थे कि अब बुढ़ापे में यही काम रह गया है हमारा। सचमुच गौरव के पैर में मोच आ गई थी। रात को नंदिता गौरव को लेने के लिए पहुंची तो उसके पैर में मोच आई देखकर वो भी परेशान हो उठी। कुमार साहब और सरला जी ने जब नंदिता को गौरव से ये पूछते हुए सुना कि तुम्हारी दादी माँ क्या कर रही थी जो तुम्हें चोट लग गई, क्या वो ढंग से तुम्हारा ख्याल तक नहीं रख सकती, तो वे दोनों सन्न रह गए। नंदिता और दोनों बच्चों के जाने के बाद कुमार साहब ने एक उदास सी मुस्कान बिखेरते हुए सरला जी से पूछा, अभी भी तुम्हारा मोहभंग हुआ है या नहीं? पर सरला जी चुप थी, मानो उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया था। पर बहू का वो वाक्य, तुम्हारी दादी माँ क्या कर रही थी जो तुम्हें चोट लग गई, क्या वो ढंग से तुम्हारा ख्याल तक नहीं रख सकती, उनके कानों में बार बार गूंज रहा था। ममता की मारी सरला जी को बच्चों के मोहपाश ने बुरी तरह से जकड़ रखा था। वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करती, उसकी जकड़न उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती। नंदिता बहू की बातों का सरला जी पर इतना बुरा असर पड़ा था कि सरला जी ने बिस्तर ही पकड़ लिया। उस दिन सरला जी को बहुत तेज़ बुखार था। कुमार साहब ने अपने बेटे अमित को फ़ोन कर दिया और कहा, बेटा अमित, तुम्हारी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है, आज तुम गौरव को यहाँ मत भेजना।
आज वो संभाल नहीं सकेगी। विजय को भी कह देना कि वो भी पिंकी को ना भेजे। अपने पिता की बात सुनते ही अमित झुंझलाकर बोला, पर बाबूजी ऐसे कैसे चलेगा? नंदिता की नई नई नौकरी है, उसे तो छुट्टी नहीं मिल सकती। मैं ही कोशिश करूँगा। अगर मुझे छुट्टी मिल गई तो आज गौरव को मैं रख लूँगा, विजय को भी मैं बता दूँगा। अगले दिन अमित और विजय के ड्राइवर आकर दोनों बच्चों को सरला जी के पास छोड़ गए। साथ ही कह गए कि उन्हें छुट्टी नहीं मिली। मजबूर होकर कुमार साहब ने छुट्टी ली और दोनों बच्चों की देखभाल की। दिन भर में उनकी शरारतों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। शाम के समय जब सरला जी की तबीयत कुछ संभली, तब कुमार साहब ने उन्हें फिर समझाया, देख लिया अपने बच्चों को? तुम उनके बच्चों को पालने में दिन भर खटती रहती हो और तुम्हारी दोनों में से एक बहू से भी ये नहीं हुआ कि एक दिन की छुट्टी लेकर तुम्हारी देखभाल कर लेती। क्या करें, उनकी भी कोई मजबूरी होगी, कहकर सरला जी ने करवट बदल ली। रात को दोनों बेटे बच्चों को लेने आए। जितनी देर वो वहाँ बैठे अपनी सफाई पेश करते रहे। माँ, नंदिता के ऑफिस में आज बाहर से कोई पार्टी आई हुई थी, इसीलिए उसे छुट्टी नहीं मिली और मुझे भी ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी। अमित ने कहा तो विजय भी कैसी चुप रहता। बोला, माँ, स्मिता ने भी छुट्टी लेने की बहुत कोशिश की, पर उसके कॉलेज में आजकल परीक्षाएं चल रही हैं और मैं तो अभी शाम को ही टूर से लौटा हूँ। कुमार साहब ये अच्छी तरह से समझ गए थे कि यहाँ रहकर सरला जी को आराम नहीं मिलेगा। उनके स्वार्थी बेटे और बहुएं उनकी ममता का नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने कुछ समय के लिए घर से बाहर जाने की सोची थी। सरला जी सोच रही थी कि अगर हम नैनीताल चले जाएंगे तो गौरव और पिंकी की देखभाल कौन करेगा। उन्होंने अपने मन की बात कुमार साहब से कही तो वो भड़क उठे। अरे, जिनके अपने शहर में नहीं रहते उनके बच्चे क्या नहीं पलते? तुम्हारे बेटे बहू इतना कमाते हैं, क्या बच्चों के लिए नौकर नहीं रख सकते? क्या इस शहर में शिशु गृहों की कमी है? तुमने उनके बच्चों की जिम्मेदारी ले रखी है क्या? उन्हें अपने आप संभालने दो अपने बच्चों को। जब अमित और विजय को मालूम हुआ कि माँ और बाबूजी नैनीताल जा रहे हैं तो वे परेशान हो उठे। माँ जी, 2 महीने बाद मेरे कॉलेज में छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, आप तब चली जाना नैनीताल। अगर अभी आप चली गईं तो बच्चों को कौन संभालेगा? छोटी बहू स्मिता ने अपनी परेशानी बताते हुए सरला जी से कहा। सरला जी क्या जवाब देती, वो तो खुद परेशान थी। तभी पास बैठे कुमार साहब बोले, बेटी, अगर हम नैनीताल नहीं जाएंगे तब भी तुम्हारी सास की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो 2 बच्चों को संभाल सके। ये भला किसका सहारा बनेगी? इसे तो इस समय खुद ही सहारे की ज़रूरत है। बाबूजी की बात सुनकर सब चुप थे। पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्हें माँ बाबूजी की कितनी ज़रूरत थी। कुमार साहब और सरला जी नैनीताल के लिए रवाना हो गए। सरला जी उदास थीं, कुमार साहब भी खुश नहीं थे। उनके सामने अपने बच्चों के परेशान चेहरे घूम रहे थे। कुमार साहब को उदास देखकर सरला जी ने पूछा, अब आप क्यों उदास हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, हम नैनीताल जा रहे हैं। सरला जी की बात सुनकर कुमार साहब उदास स्वर में बोले, तुम क्या सोचती हो कि बच्चों को परेशान देखकर मुझे अच्छा लगता है? पर मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे हमारे प्यार का गलत फ़ायदा उठाएं। इसके लिए उन्हें सबक देना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें कठोर भी होना पड़े तो झिझकना नहीं चाहिए। कुमार साहब की बात सुनकर सरला जी संतुष्ट थीं। उनके चारों ओर घिरे उदासी के बादल अब छटने लगे थे। वो समझ गई थीं कि इस मोहपाश में जकड़कर वो माँ का कर्तव्य पूरा नहीं कर पाएंगी। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस मोहपाश में वो अब तक घिरी थीं, उसकी जकड़न अब खुद ही ढीली हो रही थी।